नमस्कार दोस्तों, तैयारी एनी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम मेंस एग्जामिनेशन जून में होने वाला है और वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट एमपीपीएससी मेंस का टेस्ट पेपर करा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है आंसर की, आज मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी और इसके माध्यम से आपको एक मदद मिल जाएगी कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है और क्या क्या फैक्ट्स डालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 नंबर का है और इसमें 10 शब्द लिखना है। पहले ये क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ करता था और वो 30 शब्दों में लिखना होता था। तो अब हमारे पास शब्द भी कम है और उसका जो नंबर दिया जाता था वो भी कम है। तो 2 अंकों का 10 शब्दों में लिखना है। तो हमें इतना ज़्यादा फैक्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा लाइन नहीं रहती है। तो हम इसमें से 2 फैक्ट ले लेंगे क्योंकि 2 नंबर का है। बाकी अगर आपके पास आपकी राइटिंग छोटी है, ये छोटे-छोटे अक्षर आप लिखते हैं, तो आप इन तीनों फैक्ट को डाल सकते हैं। तो पहला ये चीज़ कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, इसके बारे में बताना है। अभी हाल का ये अधिनियम बना है, तो ये किस लिए है? पहली बात तो ये है कि क्या है। तो यह संशोधन क्या करता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या करता है? 1/3 सीटें आरक्षित करता है। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि क्या, तो क्या करता है ये? यहाँ पे जितनी सीटें हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण प्रोवाइड कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? आप अगर उद्देश्य को डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इससे जरूर अच्छा है कि आप इससे संबंधित अनुच्छेद डाल दें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये 3 अनुच्छेद डाले गए, 330 ए, 332 ए और 239 ट्रिपल ए। तो आप ये 2 फैक्ट अगर डाल देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में डेफिनेशंस दी गई हैं और डेफिनेशंस को रटना बहुत ज़रूरी है। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में हमें वही देखने को मिल जाता है। तो पूछा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य से क्या आशय है? तो ये है क्या? पहली चीज तो ये तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित एक आदर्शवादी तत्व है। और क्या है? लोकतंत्र व गणराज्य के सिद्धांतों पर आधारित सरकार का एक रूप है। तो पहली चीज ये है कि आप क्या है इसको बताएंगे। तो ये लोकतंत्र और गणराज्य के सिद्धांतों पर आधारित सरकार का एक रूप है। इसकी विशेषता क्या होती है कि जो शासन की सत्ता है वो जनता में निहित होती है। लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो आप ये फैक्ट्स डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत नहीं होता है तो कैसा होता है? वह निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो इसको जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन सकती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पीआईएल। तो जब पीआईएल पूछा गया है तो सबसे पहले जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म, तो हम फुल फॉर्म लिख देंगे। इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्थात न्यायालय के लिए समक्ष जनहित के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक कानूनी तंत्र है। तो आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है? इसके जनक कौन है ये जरूरी है, तो आपने जनक लिख दिया, पीएन भगवती। अवधारणा की शुरुआत कब हुई? तो 1980 के दशक में। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। हम संबंधित मामले भी डाल सकते हैं या चाहे तो उद्देश्य भी डाल सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। इन कोर ऐप, चुनाव वाला टॉपिक है ये मेंस में। तो इन कोर ऐप क्या है? तो ये इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट है। आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा अगर हिंदी मीडियम है, या इंग्लिश में है तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उम्मीदवारों के नामांकन, हलफनामे, मतदान, मतगणना और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया करना। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, बनाया किसने है? तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका फुल फॉर्म डाल देना है। इसके बाद लिख देना है विकसित, या बनाया है किसने या निर्माण किसने किया है ये लिख के चुनाव आयोग। तो क्या होगा? आपके शब्द बच जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद नृजातीयता है, ये भी हमारे टॉपिक में है। जैसा कि मैंने कहा कि हमें डेफिनेशंस पता होने चाहिए। हर सिलेबस के एक एक शब्द, एक एक अक्षर की डेफिनेशन पता होना चाहिए जो पूछा गया है। तो पहले क्या है? नृजातीयता, इससे क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो जाति, धर्म, क्षेत्र
आदि के आधार पर एक पृथक पहचान, इसको हम क्या कहते हैं? विजातीयता। यह सामाजिक रूप से संगठित व क्षेत्रीय रूप से सीमित है। तो हमने बता दिया कि है क्या। दूसरी चीज अगर हम उदाहरण बता दें कि जैसे इंडो आर्यन हो गए, द्रविड़, ऑस्ट्रेलाइट, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप डाल दोगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। भारत के प्रमुख 3 जन आंदोलन, ये भी हमारे टॉपिक में है, सिलेबस में है। तो 3 जन आंदोलन हमें क्या करना है? सिंपली एक जन आंदोलन का कॉलम बनाना है, एक नेतृत्व का। अगर हम चाहे तो एरिया कौन सा है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आंदोलन, और यहाँ हमने एक बॉक्स बना दिया क्षेत्र का, और नेतृत्व, आपको जैसा भी करना हो। तो हम पहला आंदोलन लिखते हैं चिपको आंदोलन 1973 में, और इसका नेतृत्व किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट ने। दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, कहाँ पे? 1985 में मेधा पाटकर ने। तीसरा है साइलेंट वैली 1973 में हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन है? एम के प्रसाद। इसके अलावा एपिको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन ने भी, ये भी एक जन आंदोलन के उदाहरण हैं। अगर आपके पास, क्योंकि ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में था तो हमें सीधे सीधे लिखना है। अगर 5 नंबर में होता तो क्या करना होता? हमें जन आंदोलन को पहले हम डिफाइन करते, इसके बाद हम इन आंदोलनों को थोड़ा सा डिटेल में लिखते। चलिए आगे का देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी के प्रमुख 3 साधन बताइए। तो जो हम निर्णय की जो प्रोसेस होता है उसमें नागरिक भागीदारी के कौन कौन से साधन होते हैं? तो आपको पता ही है कि चुनाव प्रक्रिया, चुनाव में जनता वोट देती है, जो कि आर्टिकल 326 में दिया गया है, सार्वभौमिक वैध मताधिकार। तो ये भी एक निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का एक माध्यम है। दूसरा क्या है? नागरिक सलाहकार बोर्ड और समितियां, उसके माध्यम से भी नागरिक इसमें सहभागी हो सकते हैं। तीसरा है सार्वजनिक परामर्श और सोशल मीडिया। बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं भारत सरकार के, जिसपे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। सामाजिक लेखांकन और ग्राम सभा, उसके माध्यम से। इसके अलावा एनजीओ भी है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन ऐप है और पोर्टल है, जैसे उमंग ऐप, यूएन ऐप, इसके माध्यम से भी आप नागरिक इसकी भागीदारी ले सकते हैं। तो इतना ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ 2 पॉइंट्स आप लिख दिए और कुछ और भी उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, अपराजिता महिला संघ। क्या है? अपराजिता महिला संघ। एमपी में भी एनजीओ एक टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अपराजिता महिला संघ तो स्थापना कब हुई? 1996-97 में। स्थान कौन सा है? इंदौर। और प्रकृति क्या है? महिला केंद्रित स्व सहायता समूह है। तो पहला क्या है? अपराजिता महिला संघ, नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, ये एक महिलाओं का समूह होगा। स्थापना कब हो रही है? 1996-97 में, और स्थान कौन सा है? इंदौर। इसके अलावा उद्देश्य क्या है इसका? तो महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक परिवर्तन लाना। क्या करना? महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक परिवर्तन लाना इसका एक उद्देश्य है। कार्य क्या करती है? सामुदायिक विकास गतिविधियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आजीविका आदि। अगला प्रश्न है चौखंबा राज। चौखंबा राज, ये जो राजनीति का टॉपिक है, जो थिंकर्स हैं, पॉलिटी वाले राजनीतिक विचारक, उससे रिलेटेड है। तो ये चौखंबा राज एक संकल्पना थी जिसको प्रतिपादित किसने किया था? राम मनोहर लोहिया जी ने। उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व जन भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना। इसके 4 स्तंभ थे, गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। ये हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बन जाता है, उसको डिटेल में लिखना पड़ता है, कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं 4 राज्यों के इस तरीके से। चलिए हम आगे देखते हैं। राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, यह कथन किसका है? तो 2 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। जिसको भी इसके आंसर पता होते हैं तो अच्छी चीज क्या होती है कि आप सीधे सीधे एक कुछ शब्दों का आंसर लिखोगे और आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये कथन किसका है? सरोजनी नायडू का। अगला क्वेश्चन है महानगर योजना। क्या है? महानगर योजना समिति। तो संवैधानिक उपबंध में देखना पड़ेगा, संविधान का भाग कौन सा है? 9A है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 ZE। तो हमने 2 फैक्ट्स डाल दिए। कार्य क्या है? महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना। विशेष क्या है? कम से कम जहां की आबादी 10 लाख की,
आबादी वाले हर महानगरीय क्षेत्र में एक क्या करना है, एमपीसी, यही महानगरीय नगर योजना समिति का गठन किया जाता है। उदाहरण के लिए बेंगलोर एमपीसी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी में नक्सल भी एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है कि एमपी में नक्सल प्रभावित जिलों के नाम लिखना है। तो बालाघाट, मंडला और डिंडोरी ये एमपी की क्या है, नक्सल प्रभावित जिले हैं। आयोग भी है मेंस में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सर्वोच्च सतर्कता की एक संस्थान है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। इम्पोर्टेंट क्या है, के संथानम समिति, तो सिफारिश हम लिख देंगे, के संथानम समिति ने स्थापना कब हुई, 1964 में। प्रकृति क्या है, एक वैधानिक निकाय है जो सीवीसी अधिनियम 2003 द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, भ्रष्टाचार से निपटना तथा प्रशासन और लोक सेवाओं में ईमानदारी सुनिश्चित करना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, ये करंट का भी फैक्ट्स आप बोल सकते हो, बाकी पॉलिटी का तो टॉपिक हमारा सिलेबस का है ही। एमपी विधानसभा चुनाव में क्वेश्चन क्या है, एमपी विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ, निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी, 27। क्रम कौन सा था, 16वां। तो आप सीधे सीधे सिर्फ 27 भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो हमें कुछ अलग भी लिखना होता है। तो अगर हमारे पास समय है तो हम इसका विशेषता भी लिख सकते हैं कि निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों का लगभग कितना है, 12% है। अगला प्रश्न है, एमपी जनजातीय वर्ग हेतु लोकसभा सीटों का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 6 लोकसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, शहडोल, मंडला, रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल। तो जितने भी 2 नंबर के प्रश्न थे, 15 क्वेश्चन ये तैयार हो गए हैं। आपको एक मदद मिल जाएगी इससे, चाहे तो आप इसको रट भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बाकी के 2 नंबर के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।